क्योंकि रात के मैच पे बाद में ड्यू आता है। तो अगर आप टॉस हार के पहले बैटिंग कर रहे हो तो इतना रन बना दो कि दूसरी टीम कभी जीत ही ना पाए। और कोलकाता इस आईपीएल में बेस्ट बैटिंग साइड है। 11 में मैच था और हमें पता है कि 11 में बाद में ड्यू आता है और बाउंड्री भी बहुत बड़ा है। तो केएल राहुल ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना, जो सही डिसीजन था। अब एलएसजी की प्लेइंग 11 में एक चेंज था, क्योंकि मयंक यादव इंजर्ड है तो यश ठाकुर आ गया था वापस, और केकेआर का प्लेइंग 11 सेम था। अब अगर मैं एलएसजी की प्लेइंग 11 पे नजर डालूं तो उनके 4 ओवरसीज प्लेयर्स है, स्टोइनिस, पुरन, नवीन उल हक और एस्टन टर्नर। तो ओपनिंग करने आएंगे केएल राहुल और अश्विन कुलकर्णी। एक अश्विन कुलकर्णी जिनका दूसरा मैच है, बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, और दूसरा केएल राहुल जो पावर प्ले में मिडल ओवर खेलता है। मतलब दोनों बैट्समैन को देख के लगता है कि ये पावर प्ले बर्बाद करके जाएगा। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस देता है, इवन 1%, कि ये दोनों तेजी से रन बना सकते हैं पावर प्ले में। मुझे साफ साफ लगता है कि एलएसजी के टीम पे काइली मेयर्स का जगह बनता ही बनता है। चलो, क्विंटन डिकॉक का इस सीजन कंसिस्टेंटली रन नहीं आया, लेकिन काइली मेयर्स ने तो लास्ट साल फोड़ दिया था। इनफैक्ट काइली मेयर्स ने लास्ट साल इतना अच्छा किया था कि क्विंटन डिकॉक को खेलने का मौका ही नहीं मिला था। आपको याद होगा कि लास्ट साल क्योंकि क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा लेट हो गए थे साउथ अफ्रीका से आने में, साउथ अफ्रीका का कोई सीरीज चल रहा था जिसकी वजह से क्विंटन डिकॉक 4-5 मैच शुरू के मिस कर दिया था, और काइली मेयर्स पहले मैच से ओपनिंग करने आए थे। और काइली मेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि पूरे सीजन काइली मेयर ही ओपनिंग करने आया था। अगर गंभीर अभी भी एलएसजी में होता तो मैं लिख के सकता हूं कि पहले मैच से काइली मेयर्स ओपनिंग करने आता। मुझे समझ भी नहीं आया कि काइली मेयर्स का कैसे इस टीम में जगह ही नहीं बनता है। अश्विन कुलकर्णी और केएल राहुल ओपनिंग कर रहा है, अब बताओ कैसे करेंगे ये चीज। खैर, केकेआर के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नरेन ओपनिंग करने आता है, क्योंकि आप टॉस हार के पहले बैटिंग कर रहे हो, बाद में ड्यू आएगा। तो माइंडसेट तो काफी क्लियर था कि पार स्कोर से 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाना है। पहला ओवर में केएल राहुल थोड़ा सा डिफरेंट करता है कि स्टोइनिस को पहला ओवर देता है, और मैं समझ सकता हूं इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि स्टोइनिस एक तो आके कभी विकेट ले लेता है, दूसरा स्टोइनिस के पास एक स्लोअर वन है जिससे शायद नरेन फंस सकता था, लेकिन पहले ओवर में 10 रन आता है। दूसरे ओवर पे मोहसिन 8 रन देता है, और तीसरे ओवर पे नवीन उल हक 19 रन देके जाता है। एक टाइम पे हमें लगता था कि सुनील नरीन को बाउंसर बॉल खेलना नहीं आता है, कोई भी उसको अगर तेज गति से शॉर्ट पिच चलेगा वो पुल करते हुए आउट हो जाता है, लेकिन सुनील नरीन ने अपनी हर एक वीकनेस पे काम किया है। वो इस साल आईपीएल में कितने बाउंसर, कितने शॉर्ट पिच बॉल को पुल करके छक्का मारा है, और कल भी उसने यही किया है। अब फोर्थ ओवर डाला था मोहसिन खान 20 रन। फिफ्थ ओवर पे नवीन उल हक फिल सॉल्ट को आउट कर देता है। फिल सॉल्ट 14 बॉल्स 32, सॉल्ट ने तो अपना काम कर दिया था। और सिक्स ओवर में यश ठाकुर सिर्फ 2 रन देता है। पावर प्ले के बाद केकेआर का स्कोर था 70 फॉर 1, व्हिच इज अ ब्रिलियंट पावर प्ले। और इस साल कंसिस्टेंटली हैदराबाद में, हाँ, 1-2 मैच में हैदराबाद ने 100 रन कर दिया था पावर प्ले में, लेकिन केकेआर कंसिस्टेंटली 60, 70, 80 कर रहा है पावर प्ले में। उस पावर प्ले के बाद भी बेहतरीन बैटिंग हुआ है। नेक्स्ट 4 ओवर पे 40 रन आता है। 10 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 110 फॉर 1। और कल का बॉलिंग रोटेशन भी काफी अजीब था, क्योंकि पावर प्ले के बाद भी एक बॉलर्स को एक ओवर देके फिर से हटा देना, फिर से किसी को बुलाना, थोड़ा सा अजीब कैप्टनसी था केएल राहुल से। 11वें ओवर पे स्टोइनिस 19 रन देके जाता है। अब 12वें ओवर में विश्नोई ऑलमोस्ट सुनील नरेन को आउट कर देता है दूसरे बॉल पे। इजी कैच था, लॉन्ग ऑन पे देवदत्त पडिक्कल के पास, कैच पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो अपना राइट पैर बाउंड्री के बाहर डाल देता है। मतलब इतना घटिया फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इतनी कमियां है। इजी कैच था, अगर तुझे पता नहीं लगा कि बाउंड्री लाइन तेरे पीछे ही है तो बॉल को तो छोड़ दे। 6 रन देके गए। उसकी अगले बॉल पे मोहसिन और एक कैच छोड़ देते नरीन का, जो थोड़ा सा टफ था, और उस कैच को अटेम्प्ट करते हुए मोहसिन को हेड पे इंजरी हुआ है, जिसकी वजह से कंकशन के रूल के हिसाब से मोहसिन की जगह युद्धवीर सिंह आ गया था प्लेइंग 11 में। उसी ओवर के लास्ट बॉल पे नरेन फिर से आउट हो जाता है। मतलब एक ही ओवर में ऑलमोस्ट 3 बार आउट कर दिया था बिश्नोई ने। नरेन 39 बॉल्स 81, 7 सिक्सेस, ब्रिलियंट नॉक, जस्ट ब्रिलियंट नॉक। आप सोचो, सुनील नरीन एक बॉलर होकर इस आईपीएल में इतना कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। प्रॉपर बैट्समैन को तो शर्म आना चाहिए। हमारे बैट्समैन से रन नहीं बनता है, और अगर रन बनता है तो स्ट्राइक रेट का मसला है। मतलब क्या बेहतरीन बैटिंग कर रहा है सुनील नरेन। हमें लगता था कि बस लप्पेबाजी करता है, लेकिन सुनील नरेन अगर एक बैट्समैन
बॉलर कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है और इतना अच्छा कर रहा है, इतना हाई स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब हेड्स ऑफ। आप इधर से कृणाल पंड्या 13th ओवर डालना था, 15 रन देके जाता है और 14th ओवर में सिर्फ 7 रन आता है। 15th ओवर पे नवीन रसेल को आउट कर देता है, कृष्णा गौतम पीछे भागते एक शानदार कैच पकड़ता है और रिंकू आता है पिच पे। 15th ओवर के बाद केकेआर का स्कोर होता है 171 फॉर 3, यानी लास्ट 5 ओवर पे 61 रन आया था। अब 16th ओवर डालना था युद्धवीर सिंह और पहली बॉल पे रघुवंशी का विकेट लेके जाता है। रघुवंशी 26 बॉल 32 व्हिच वाज क्वाइट ए स्लो इनिंग्स। इस ओवर पे सिर्फ 7 रन, 17th ओवर पे 12 रन और 18th ओवर पे नवीन उल हक रिंकू का विकेट लेके जाता है। रिंकू आगे आके पुल करने का ट्राई करते हैं, स्लोअर शॉर्ट पिच डिलीवरी था और आउट। रिंकू का परफॉर्मेंस इस आईपीएल में ज्यादा खास नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। अब 19th ओवर में रमनदीप सिंह 2 छक्का लगाता है। 20th ओवर यानी लास्ट ओवर में पहले 4 बॉल पे सिर्फ 8 रन आता है और श्रेयस अय्यर का विकेट, सिर्फ 8 रन और श्रेयस अय्यर का विकेट। लेकिन लास्ट के 2 बॉल पे रमनदीप एक चौका और एक छक्का लगाता है। केकेआर का टोटल हो जाता है 235 फॉर 6, जो 25-30 रन एक्स्ट्रा बनना होता था क्योंकि बाद में ड्यू आने वाला है, वो तो केकेआर ने करके दिखा दिया। लास्ट के 5 ओवर पे 64 रन आए, जो शायद इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि रसेल और रिंकू दोनों डेथ पे नहीं था। अगर होते तो शायद 250 कल भी क्रॉस कर सकते थे। अब रमनदीप सिंह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। रमनदीप सिंह कल 6 बॉल पे 25 व्हिच वाज वेरी क्रूशियल। और बस इस मैच पे नहीं, मुझे याद है रमनदीप शायद आरसीबी वाला मैच जहां पे केकेआर 1 रन से मैच जीता था उसमें भी कुछ ऐसा किया था, और एक दो मैच में भी रमनदीप ने ऐसा परफॉर्म किया था। जो केमियो वो लास्ट 10-12 बॉल 6-7 बॉल खेल के करता है, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रमनदीप सिंह के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, विच इज क्वाइट अनफेयर। ब्रिलियंट कर रहा है रमनदीप सिंह अपनी टीम के लिए। जो रोल उसको दिया गया वो पूरे तरीके से निभा रहा है, 110% दे रहा है। दैट 6 बॉल 25 yesterday was a brilliant performance, ब्रिलियंट। एलएसजी की तरफ से रवि बिष्णु ने अच्छा बॉलिंग किया है, 4 overs 33 for 1, और नवीन उल हक ने भी 3 विकेट लिया है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। अब 236 चेस करने आते हैं केएल राहुल और अश्विन कुलकर्णी। जिस टीम को ओपनर केएल राहुल हो, क्या वो टीम 236 चेस कर सकता है? हाँ, अगर वो पहले बॉल पे आउट हो जाता तो शायद स्टोइनिस और निकोलस पुरन चेस कर सकते थे, लेकिन केएल राहुल जब जिस टीम में होता है वो टीम आसानी से तो कभी चेस नहीं कर पाएगा। स्टार्क ने अपनी पहली ओवर पे कुलकर्णी को आउट कर दिया। रमनदीप सिंह पीछे भागते हुए जो कैच पकड़ा है वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। अब स्टोइनिस आके पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, लेकिन केएल राहुल ने तो कसम खाया है कि मैं हमेशा की तरह अपनी टीम को मरवा के जाऊंगा। 5th ओवर डालते हैं सुनील नरेन और 6 के 6 बॉल्स केएल राहुल खेलते हैं 5th ओवर में और सिर्फ 4 रन आता है। 6th ओवर पे 8 रन। पावर प्ले के बाद एलएसजी का स्कोर होता है 55 for 1। 8th ओवर डालना आता है हर्षित राणा और केएल राहुल का विकेट लेके जाता है। डीप पॉइंट के ऊपर से स्प्लैश करने की कोशिश करता है, कैच आउट। केएल राहुल 21 balls 25 while chasing 235। 21 balls 25। दुख इस बात का है मुझे कि केएल राहुल को डिफेंड करने वाले लोग हैं इस देश में। इस देश में केएल राहुल के फैंस है और केएल राहुल को डिफेंड करने वाले लोग हैं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। और पता है वो लोग क्या लॉजिक देते हैं कि केएल राहुल टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, टेम्परामेंट बहुत है उसमें, क्लास बैटिंग करता है, मतलब क्या फुटवर्क है, क्या टेक्निक है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बैट्समैन, इतना स्ट्रांग है। देखो सीधा सीधा मीनिंग इसका ये है, अगर कोई बैट्समैन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है और उसके पास टेम्परामेंट बहुत है, वो टेस्ट में अच्छा बैट्समैन होना चाहिए, है कि नहीं? हम यूजुअली टेस्ट बैट्समैन के लिए ये सब वर्ड यूज करते हैं, लेकिन केएल राहुल इंडिया के लिए 50 टेस्ट मैच खेला है और 50 टेस्ट मैच खेलने के बाद केएल राहुल का एवरेज है 34। आप सोचो 50 टेस्ट खेलने के बाद एक टॉप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का एवरेज है 34। जडेजा जो नीचे आता है, जडेजा जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसका भी टेस्ट एवरेज केएल राहुल से ज्यादा है 36। और कितने बार केएल राहुल टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ है? एक बार नहीं, बहुत बार केएल राहुल टेस्ट टीम से ड्रॉप हो चुका है, बहुत बार। कैसे डिफेंड करते हो आप लोग केएल राहुल को? टेम्परामेंट अच्छा है, टेक्निकली बहुत साउंड है, ये है टेक्निकली साउंड। 50 मैच में 34 का एवरेज। अश्विन का भी 30 का एवरेज होगा टेस्ट में, 100 मैच खेल के वो भी।
ओडीआई टीम से ड्रॉप हो चुका है केएल राहुल, टी20 टीम से ड्रॉप हो चुका है, हर एक फॉर्मेट से केएल राहुल ड्रॉप हो चुका है, हर एक फॉर्मेट से। और एक बार नहीं, बहुत बार ड्रॉप हुआ है। जब से 5th पोजीशन पे बैटिंग करने आ रहा है, जब से विकेट कीपिंग करना स्टार्ट किया है, 5th पोजीशन पे बैटिंग करने लगा है ओडीआई पे, तब से वो ओडीआई पे परमानेंट है। वरना ओडीआई से भी बहुत बार ड्रॉप हो चुका था केएल राहुल। इतना टिमिड माइंडसेट वाला प्लेयर मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। इतना टिमिड माइंडसेट वाला प्लेयर। ये पहले पंजाब का कैप्टनसी करता था, ओपनिंग करने आता था, 17-18 ओवर तक अपने लिए खेलता था कि ऑरेंज कैप तो मुझे जीतना है, और टीम को मारवा के जाता था 17 ओवर में आउट होके। मैं मैच गिनवा दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई केएल राहुल को डिफेंड करोगे ना, मैं मैच गिनवा दूंगा कितना मैच केएल राहुल ने अकेले हराया इंडिया को, पंजाब को, हर एक टीम को। एक बार तो एलएसजी शायद क्वालिफाई करने वाले थे, शायद फर्स्ट ईयर, वो मैच भी केएल राहुल हरा के गया, 18 ओवर तक खेल के फिर अपने विकेट देके गए। जितनी दुख मुझे इस बात से हुआ है कि रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, उतनी खुशी मुझे इस बात से हुआ है कि केएल राहुल नहीं है। इतना वीक टीमिड माइंडसेट वाला प्लेयर कैसे कैप्टनसी कर रहा है आईपीएल में, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मैं आपको एक बात लिख के दे सकता हूं कि अगर गौतम गंभीर अभी भी एलएसजी में होता तो ओपनिंग करने आते काइली मेयर्स। बहुत ही घटिया कैप्टनसी, बहुत ही घटिया मैनेजमेंट, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। 9th ओवर में वरुण चक्रवर्ती दीपक हुडा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देता है, तो थोड़ा सा अनलकी डिसमिसल था। उसके बाद तो एलएसजी कोलैप्स हो जाता है। 10th ओवर में रसेल स्टोइनिस को आउट कर देता है, और रसेल अपने अगले ओवर में पुरन को भी आउट कर देता है। जो दो बैट्समैन मैच को जीता सकते थे, उन दोनों को रसेल आउट करके जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 विकेट था। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद नरीन आके आयुष बदनी का विकेट के जाता है, वरुण चक्रवर्ती आके एस्टन टर्नर को विकेट के जाता है, और हर्षित राणा क्रूडेल का 16.1 ओवर पे एलएसजी ऑल आउट हो चुके थे। 16.1 ओवर पे केकेआर ये मैच 98 रन से जीत गया। केकेआर के लिए इस मैच में बहुत सारे पॉजिटिव्स है। एक तो वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, 3 ओवर 30 रन और 3 विकेट। रसेल ने 2 बहुत इंपोर्टेंट विकेट लिया है, और हर्षित राणा ने वापस आके 3 विकेट लिया है, जो ब्रिलियंट है। एलएसजी का टीम तो बहुत अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गौतम गंभीर ने बहुत मेहनत के साथ ये टीम बनाया है। पहले साल जब एलएसजी आया था, बहुत ही बैलेंस साइट है, बहुत सारे ऑलराउंडर्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस टीम का वीक पॉइंट ही उनका कैप्टन केएल राहुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप डिफेंड कर सकते हो केएल राहुल को जितना चाहे उतना आप डिफेंड। मैं केएल राहुल को तभी मानूंगा जब वो एक टफ मैच पे, एक नॉकआउट मैच पे अच्छा करके इंडिया को जिताएगा या फिर एलएसजी को जिताएगा। और मुझे भरोसा है वो कभी कर नहीं पाएगा, केएल राहुल तो कर नहीं पाएगा। एलएसजी के लिए अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अगले जो 3 मैचेस है वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ। एक शायद एसआरएच के साथ है, और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आरआर के साथ है शायद एक मैच, मुझे याद नहीं है। लेकिन एलएसजी के नेक्स्ट 3 मैचेस बहुत ही टफ है, तो शायद क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। केकेआर ऑलमोस्ट थ्रू है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।